आज की फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो बाहर से खामोश है लेकिन अंदर से एक उबलता हुआ ज्वालामुखी। नाम जॉन। एक समय में स्पेशल फोर्स का सबसे खतरनाक सिपाही जिसकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो अकेले एक पूरी यूनिट को गिरा सकता था। पर युद्ध हर किसी को बदल देता है और जॉन को भी बदल दिया। उसके हाथों से खून तो पहले भी बहा था, लेकिन इस बार उसके दिल में जो दर्द था वो किसी दुश्मन की गोली से नहीं, उसके अपने साथियों की मौत से पैदा हुआ था। जॉन अपने खाली बोतलों से भरे कमरे में बैठा है। सामने 3 ग्लास रखे हुए, एक में शराब, 2 में गोली, और वो रूसी रूलेट जैसा खेल खुद से खेल रहा है। साथियों के नाम लेता है, शराब पीता है और फिर उसी ग्लास को बंदूक में डालकर ट्रिगर दबाता है, पर गोली नहीं चलती। मानो मौत भी कह रही हो, तेरे लिए अभी दूसरा अध्याय बाकी है। जॉन शराब की बदबू में डूबा हुआ है। अचानक सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी होती है उसकी छोटी बहन सैंडी। हंसमुख, बहादुर, जिद्दी, जॉन की पूरी उलट। वो ब्राजील में अपने एनजीओ के काम के सिलसिले में आई थी, गरीब बच्चों और सेक्स ट्रैफिकिंग में खोई लड़कियों की मदद करने। सैंडी उसके कमरे में रखी दवाइयों को चेक करती है और सच्चाई सामने आती है। जॉन अपनी मानसिक दवाइयों को च्युइंगम से बदल कर खा रहा था। सैंडी कुछ नहीं कहती। वो जानती थी कि अपने भाई पर दबाव डालना उसे और गहराई में धकेल देगा। कुछ दिन बीतते हैं, फिर अचानक बीच पर एक लड़की मिलती है, पूरी तरह घायल, चेहरा पहचान से परे, सांस टूटी हुई। वो लड़की सैंडी थी। ब्राजील की पुलिस पूरे इलाके को सील कर देती है। अमेरिकी दूतावास तक खबर पहुंचती है और अगले ही फ्लाइट में जॉन ब्राजील पहुंच जाता है। अस्पताल में अपनी बहन को बेसुध देखकर, उसकी लाइफ सपोर्ट से आती बीप की आवाज सुनकर जॉन का दिल पत्थर की तरह ठंडा हो जाता है और उसका दिमाग सैनिक की तरह गर्म। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, जिसने भी ये किया है अब वो जिंदा नहीं बचेगा। इधर सड़कों पर फेवलाज में पुलिस और गैंग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इंस्पेक्टर साटो, जो ऊपर से सख्त और बहादुर दिखता है, असल में भ्रष्टाचार की सबसे गंदी नाली में डूबा हुआ है। याकूजा के साथ उसका गुप्त गठजोड़ है और शायद सैंडी के हमले में उसका भी हाथ हो। उधर अस्पताल में रात को एक नकाबपोश औरत सैंडी के कमरे में घुसती है और उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन को बंद करने की कोशिश करती है। जॉन ठीक समय पर देख लेता है। अस्पताल के हमले के बाद जॉन के भीतर अब एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक तूफान उठ चुका था। वो अपनी बहन की नोटबुक उठाता है और उसके हर पन्ने को इस तरह पढ़ता है कि जैसे किसी सैनिक को अपनी अगली लड़ाई का नक्शा मिला हो। कुछ पन्ने गायब थे, फटे हुए, किसी ने जानबूझकर हटाए थे, लेकिन एक सुराग अभी भी बचा था, एक फोटोग्राफर का नाम जिसे सैंडी अपनी जांच के दौरान इस्तेमाल कर रही थी। जॉन बिना एक सेकंड गंवाए उससे मिलने निकल जाता है। कैफे में वो फोटोग्राफर मिलता है, बेचैनी से, हाथ कांपते, आंखों में डर, लेकिन सैंडी के लिए एक सम्मान छुपा हुआ। वो बताता है कि सैंडी सिर्फ चैरिटी का काम नहीं कर रही थी, वो एक ऐसी सच्चाई तक पहुंच गई थी जिसे उजागर करना उसके लिए जानलेवा बन गया था। वो लड़कियों के अचानक गायब होने की जांच कर रही थी। कम उम्र की लड़कियां जो रात में सड़क के किनारे खड़ी होती और सुबह होते होते बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती। और पुलिस इस सब पर चुप थी, इतनी चुप कि शक पक्का हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा अंदर ही अंदर सड़ रहा है। सैंडी को पूरा यकीन था कि ये इंसानी तस्करी का एक विशाल रैकेट है, जिसके पीछे स्थानीय गुंडे नहीं बल्कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा है। जॉन बातों को ध्यान से सुनते हुए उसकी जेब से एक छोटा सा यूएसबी ड्राइव चुपचाप निकाल लेता है। फोटोग्राफर को इसका एहसास भी नहीं होता और वो जैसे ही अपनी कार में बैठता है, उसी पल एक तेज धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। कार आग के गोले में बदल जाती है। आसपास लोग शोर मचाते हुए भागते हैं। धुआं हवा में फैलता है और कांच के टुकड़े सड़क पर बरस जाते हैं। जॉन कुछ पलों के लिए थम जाता है। ये वही आदमी था जिसने सैंडी को बचाने में मदद की थी। धुएं और अफरा तफरी के बीच जॉन को वही नकाबपोश महिला दिखती है जिसने अस्पताल में सैंडी की जान लेने की कोशिश की थी। वो भाग रही होती है। जॉन तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मोड़ पार करता है, एक काली एसयूवी उसके सामने स्क्रीच करती हुई रुकती है। दरवाजा खुलते ही याकूजा के हथियारबंद आदमी बाहर निकलते हैं और बिना चेतावनी दिए मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जॉन तेजी से कारों के पीछे चिपता है। फायरिंग की आवाजें हवा को चीरती हुई निकलती हैं और जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्ड की गन उठाकर वो जवाबी हमला करता है। कुछ ही सेकंड में 2-3 हमलावर गिर जाते हैं और बाकी डर के मारे गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। अब जॉन इस खेल को समझ चुका था। ये साधारण हमलावर नहीं थे। इनके हाथों पर बने जापानी सिंबल साफ बता रहे थे, ये पूरा रैकेट याकुजा से जुड़ा है और अब ड्राइवर सीट पर बैठकर इसे खत्म करने के लिए सही आदमी आ चुका है। पुलिस स्टेशन में डिप्टी रिडली के साथ बैठे हुए जॉन यूएसबी ड्राइव का डाटा दिखाता है। उसमें कई लड़कियों की तस्वीरें, लोकेशन और उन लोगों के नाम थे जिनके हाथ इस गंदगी में सने हुए थे। और सबसे बड़ा झटका यह था कि उन नामों में कुछ सरकारी अफसर और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। यानी ये रैकेट शहर की जड़ों में घुस चुका था। इधर फेवलाज में इंस्पेक्टर सातो अपनी टीम के साथ छापा मार रहा है। ऊपर से देखा जाए तो वो अपराध रोकने आया है, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो समझते हैं कि सातो का मकसद अपराध को रोकना नहीं बल्कि उन लोगों को मिटा देना है जो याकुजा के रास्ते में आ रहे हैं। उसके एक जवान ने कुछ याकुजा देखकर उन्हें रोकने की कोशिश की। सातो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और ठीक अगले पल उसकी गर्दन पर बंदूक रखकर गोली मार देता है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस एक ठंडी मुस्कान। अब साफ हो चुका था, सातो पूरी तरह याकुजा के लिए काम कर रहा है और शायद सैंडी के साथ जो हुआ वो सातो की वजह से ही हुआ था। हिरोमोटो, ये वही याकुजा बॉस था जो पूरी तस्करी का दिमाग था।
वो आदमी खुद अंदर से टूटा हुआ था, जैसे जानता हो कि उसकी मौत अब ज्यादा दूर नहीं। और सच भी था, क्योंकि दूसरे ही पल हम कट करते हैं एक आलीशान विला पर, जहां हिरोमोटो, एक ठंडे दिल वाला खतरनाक याकुजा सरगना, अपने गद्दार आदमी लीमा को अपने सामने घुटनों पर बैठाकर पूछता है, क्या तुम जानते हो गद्दारी की सजा क्या होती है? हिरोमोटो की कटाना हवा में घूमती है और एक तेज वार में लीमा की गर्दन फर्श पर गिर चुकी होती है। खामोशी, मौत की वो खामोशी जिसमें सिर्फ कटाना से टपकते खून की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही हो। इधर जॉन उसी विला तक पहुंच चुका है। चारों तरफ सिक्योरिटी, हथियारबंद गार्ड, कैमरे, लेकिन जॉन अब रुकने वालों में नहीं। वो अपनी ट्रेनिंग एक्टिवेट करता है और एक एक गार्ड को खामोशी से गिराता जाता है। अंदर जाकर वो एक कमरे में पहुंचता है जहां ट्रैफिकिंग की गई लड़कियों को रखा जाता था, और उन्हीं के बीच कुका की बहन भी थी। जॉन की आंखों में खून उतर आता है। अब ये सिर्फ बदला नहीं रहा, ये इंसाफ बन चुका था। और यहीं से कहानी एक ऐसी लड़ाई की तरफ मुड़ती है। जॉन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उन लड़कियों को बंधा हुआ देखता है। उनकी आंखों में एक ही सवाल था कि आज हम जिंदा बाहर जाएंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, एक धीमी मगर भारी सी, इंस्पेक्टर सातो। और इशारा करते ही उसके साथ खड़ा बड़ा गुंडा बुरोरो अपनी चाकू निकालकर जॉन पर टूट पड़ता है। बुरोरो विशालकाय था, उसकी बाहें किसी खंबे जैसी मोटी थी। वो जॉन पर वैसा वार करता है जैसे किसी जानवर को चीर रहा हो, लेकिन जॉन फुर्ती से उसके वारों से बचता है और सही मौके पर अपनी कोहनी उसकी नाक पर मारता है। बुरोरो पीछे हटता है, दर्द से कराहता है। दोनों एक बार, दो बार, कई बार भिड़ते हैं और हर बार वो अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग को सामने लाता है। वो बोरोरो की कलाई मोड़कर चाकू छीन लेता है और उसी चाकू को उसकी जान में धंसा देता है। बोरोरो चीखते हुए नीचे गिरता है, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अब सातो खुद आगे आता है। वो अपनी जेब से एक तेज ब्लेड निकालकर जॉन की तरफ बढ़ता है, पर तभी एक भारी धीमे कदमों का सुर सुनाई देता है। याकुजा का असली राक्षस हिरोमोटो। कटाना पकड़े हुए उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी, वही जो उसने लीमा को मारते समय पहनी थी। उसकी आंखें जॉन के खून से सजी चोट को देखती हैं और वो धीरे से कहता है, तुमने जितना दर्द झेला, अब मैं उतना दर्द तुम्हें वापस दूंगा। हिरोमोटो की कटाना हवा में चमकती है और जॉन पर वार करती है। जॉन मुश्किल से बचता है, पर उसके हाथ पर गहरी कट लग जाती है। खून बहने लगता है, लेकिन जॉन दर्द से रोता नहीं, वो बस गुस्से में सांस छोड़ता है। वो पीछे हटता है और हिरोमोटो फिर से वार करता है। ये आदमी बिजली की तरह चलता है, हर वार घातक था। लेकिन जॉन उन लोगों में नहीं जो पीछे हटते हैं। हिरोमोटो की अंतिम सांस के साथ कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, जैसे दीवारें भी समझ गई हों कि जिस आदमी की कटाना से पूरा शहर कांपता था वो अब खत्म हो चुका है। बाहर सायरनों की आवाजें गूंजने लगती हैं, पुलिस, एम्बुलेंस। जॉन उन आवाजों को सुनते हुए लड़कियों को बाहर ले जाने लगता है। जॉन लड़कियों को बाहर ले जाता है और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कूका आता है। वो खिड़की के बाहर देखता है और दूर से उगती हल्की सुबह की किरणें दिखाई देती हैं। एक नए दिन की शुरुआत, और जॉन की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। जॉन हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां सैंडी अभी भी लाइफ सपोर्ट पर थी। मशीन की बीप एक धीमी याद दिलाती कि लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर उसके पास आते हैं, बताते हैं कि सैंडी की हालत नाजुक है, पर अब उसके बचे रहने की उम्मीद पहले से ज्यादा है। जॉन उसकी ओर देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उम्मीद की एक हल्की चमक दिखाई देती है। कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार कहानी। अगर आपको ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी पसंद आया हो तो यार एक लाइक तो बनता ही है, और हाँ, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे बड़ी एनर्जी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली खतरनाक कहानी सबसे पहले तुम्हें ही मिले। और कमेंट में बताना आज की कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हीरो, विलन या फिर ये पूरा मास्टरपीस ट्विस्ट। मिलते हैं अगली दमदार मूवी एक्सप्लेन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे एंटरटेन्ड, लव यू ऑल,